गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हम आज नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और वह है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, या इसी को बोला जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी हमें इसमें आय और रोजगार का निर्धारण किस प्रकार होता है एक अर्थव्यवस्था में, उसके बारे में जानना है। आपको मैं बता दूं कि जो हम लोग ये सिद्धांत पढ़ रहे हैं वो कीन्स का सिद्धांत है। वैसे आय और रोजगार का निर्धारण क्लासिकल सिद्धांत है उसके द्वारा भी किया जाता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें केवल कीन्स के सिद्धांत को ही पढ़ना है। हमें पता है कि जो कीन्स की फेमस बुक है इसका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो प्रकाशित हुई थी 1936 में। उसमें इस सिद्धांत को दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं शॉर्ट रन को, कि शॉर्ट रन क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन। शॉर्ट रन इट इज डिफाइंड एज ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच टेक्नोलॉजी प्ले नो रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। यानी जो शॉर्ट रन है उसको एक ऐसी समय अवधि के रूप में परिभाषित किया जाता है जो जिसमें टेक्नोलॉजी रोल नहीं प्ले करती। किसके रूप में? आउटपुट यानी जो उत्पादन है इकोनॉमी में उसके निर्धारण के रूप में। क्योंकि उसको हम क्या मान लेते हैं? बिल्कुल सही, इट इज अज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट। इसको हम लोग स्थिर मान लेते हैं कि क्योंकि अल्पकाल में टेक्नोलॉजी में जल्दी चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है? कांस्टेंट है। और वो जो उत्पादन का स्तर है इकोनॉमी में उसके निर्धारण में किसी प्रकार का रोल प्ले नहीं कर रही है। आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। और जो भी निर्धारण होता है अर्थव्यवस्था में उत्पादन का कि कितना उत्पादन होगा, वो किसके माध्यम से होता है? बिल्कुल सही, एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से होता है, रोजगार के माध्यम से होता है। अगर जो टेक्नोलॉजी है उसको कांस्टेंट मान लें तो जो एम्प्लॉयमेंट है और आउटपुट है, आउटपुट का यहाँ मतलब क्या है? इनकम। तो जो आउटपुट है उसके साथ जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट का कैसा संबंध हो जाएगा? बिल्कुल सही, अनुपातिक संबंध हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट घटेगा तो आउटपुट भी घटेगा। और मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट दुगना होता है तो आउटपुट भी दुगना हो जाएगा। बिल्कुल सही, एम्प्लॉयमेंट आधा होता है तो जो आउटपुट है वो भी आधा हो जाएगा। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन का मतलब हुआ कि यहाँ पर वह समय अवधि जिसमें हम तकनीक जो टेक्नोलॉजी है उसको कांस्टेंट मान लेते हैं कि उसमें चेंजेज नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से वो इकोनॉमी में उत्पादन के जो स्तर है उसके निर्धारण में कोई भूमिका नहीं निभाती। और उसमें जो भूमिका निभाता है वो केवल रोजगार निभाता है। और रोजगार से निर्भर होता है कि रोजगार बढ़ेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा, और रोजगार कम होगा तो उत्पादन भी कम होगा। आपको एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि जो इस थ्योरी में जितने भी वेरिएबल लिए गए हैं वो सारे के सारे एक्स आंटे वेरिएबल हैं। याद रखेंगे, एक्स आंटे का मतलब है जो प्लान्ड यानी नियोजित हैं। ऐसा जैसे प्लान बनाते हैं, चाहे वो फार्म सेक्टर हो और क्या हो? बिल्कुल सही, हाउस होल्ड सेक्टर हो। तो हम लोग अब समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, यानी जो संतुलन उत्पादन होता है, या इसी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम जीडीपी, यानी संतुलन जीडीपी, या इसको और भी बोला जाता है, अन्य नाम है इक्विलिब्रियम इनकम, या जो संतुलित आय है वो। तो ये क्या होती है इसको हम लोग समझते हैं। इक्विलिब्रियम आउटपुट, इट रेफर्स to that level of output in the economy where aggregate demand is equal to aggregate supply। यानी ये उस उत्पादन के स्तर को बताता है किसी अर्थव्यवस्था में जहाँ पर जो एग्रीगेट डिमांड है, समग्र मांग है, वो किसके बराबर हो जाती है? एग्रीगेट सप्लाई, यानी समग्र पूर्ति के बराबर हो जाती है। यहाँ पर जितना भी जो फर्म सेक्टर है, उत्पादक हैं, वो वस्तुओं और सेवाओं को बेचने का प्लान बनाते हैं, उतने ही रुपए की जो हाउस होल्ड सेक्टर है और या कह सकते हैं जो इन्वेस्टर हैं यानी C+I, वो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने का प्लान बनाते हैं। यानी यहाँ पर जो बेचना किसके द्वारा? बिल्कुल सही, फर्म सेक्टर के द्वारा, और खरीदना वो किसके लिए? कंजम्पशन के लिए, या उसमें हम लोग प्लस भी करेंगे किसको? बिल्कुल सही, इन्वेस्टमेंट को। क्योंकि जो एडी बनती है वो किसके बराबर बनती है, यानी किससे मिलके बनती है? C+I से बनती है। तो खरीदने वालों
कि जो वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है वो किसके बराबर होना चाहिए? अब बेचने वालों के मूल्य के बराबर होना चाहिए। जो विक्रेता है वो जितने मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का बेचने का प्लान बना रहा है उतनी ही खरीदने का प्लान बना रहे हैं, चाहे वो उपभोक्ता हों या जो निवेशक हैं वो हों। तो इस प्रकार से वहाँ पर क्या होगा? वो होगा इक्विलिब्रियम आउटपुट यानी संतुलन उत्पाद होगा। तो सामान्य से अगर शब्दों में कहें तो इसका मतलब होता है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाती है उसी को कहा जाता है संतुलन उत्पादन या संतुलन आय। अब हम लोग समझते हैं कि जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो किस प्रकार से प्राप्त होता है, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू द कीन्सियन थ्योरी। कीन्सियन थ्योरी है उसके अनुसार इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन, इक्विलिब्रियम कब प्राप्त होता है? जब जो एडी है यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? एग्रीगेट डिमांड, वो बराबर हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई को, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई को एएस बोलते हैं। तो जब एडी किसके बराबर हो जाती है? एएस के बराबर हो जाती है, ऐसी स्थिति में क्या होता है? बिल्कुल सही, संतुलन प्राप्त होता है। और अब अगर हम लोग बात करें तो हम जानते हैं कि जो एडी है वो किसके से मिलके बनी होती है? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से मिलके बनी होती है। हम ये भी जानते हैं कि जो एएस है वो किससे मिलके बनी होती है? ये बनी होती है कंजम्पशन और सेविंग से मिलके बनी होती है। तो इस प्रकार से हम इन दोनों के बारे में जानेंगे कि ये किस किस से मिलके बने हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में इसको समझ चुके हैं। तो हमारे ये दो समीकरण बन गए हैं। अब हम लोग यहाँ पर कितने हो गए हैं? 3, क्योंकि ये पहला है और ये दूसरा, ये तीसरा। अब हम लोग जो दूसरे और तीसरे समीकरण की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है उसको क्या करते हैं? हम लोग जो पहला समीकरण है उसमें रख देते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाता है बिल्कुल सही, यानी हम लोगों ने ए डी की जगह रख दिया है किसको? सी प्लस आई को, और ए एस की जगह किसको रख दिया है? सी प्लस एस को रख दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दोनों साइड आप देख सकते हैं उसमें सी क्या है? कॉमन है। तो सी से इसको सी क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो क्या बचेगा? एस इक्वल टू आई, क्या बचेगा? बिल्कुल सही, इज एस इक्वल टू आई। तो इसका मतलब क्या निकला कि जो निर्धारण का सिद्धांत है किसका? बिल्कुल सही, आउटपुट या इसी को बोला जाता है इनकम और एम्प्लॉयमेंट का। उसके कितने अप्रोच हैं, कितने दृष्टिकोण हैं? 2 दृष्टिकोण हैं। पहला कौन हो गया? बिल्कुल सही, ए डी एस, और दूसरा हो गया एस आई। यहाँ ए डी मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला अप्रोच, और दूसरा हुआ आपका जो सेविंग है और इन्वेस्टमेंट वाला अप्रोच। तो यहाँ जब ए डी और ए एस बराबर हो जहाँ पर, वहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राप्त होगा, या अन्य शब्दों में यानी वैकल्पिक तरीके से कह सकते हैं जहाँ पर सेविंग बराबर हो किसके? इन्वेस्टमेंट के, वहाँ पर इक्विलिब्रियम हमें प्राप्त हो गया। कहाँ पर? किसी भी इकोनॉमी में। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि 2 अप्रोच हैं किसके डिटर्मिनेशन के? बिल्कुल सही, इनकम या इसी को बोला जाएगा आउटपुट, और जो एम्प्लॉयमेंट है उसके। तो पहला है ए डी ए एस अप्रोच, और दूसरा कौन सा है? एस इक्वल टू आई अप्रोच, या इसको एस आई अप्रोच बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं जो ये सिद्धांत है इसकी मान्यताओं को, कि इस सिद्धांत को किन मान्यताओं के आधार पर बनाया गया है। यानी पहले हम लोगों ने क्या एज्यूम कर लिया है कि संबंधित जो भी इकोनॉमी में है वो मौजूद है या वो नहीं है। इस तरह से जो हम लोगों ने पहली मान्यता मानी है वो है 2 सेक्टर मॉडल, या और इन 2 सेक्टरों में कौन कौन शामिल हैं? बिल्कुल सही, पहला है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा है फर्म सेक्टर। तो हम लोगों ने यहाँ ये नहीं माना है कि यहाँ कौन सी इकोनॉमी नहीं है, बिल्कुल सही, यहाँ पर 3 सेक्टर या 4 सेक्टर इकोनॉमी नहीं है, केवल कौन सी इकोनॉमी है? 2 सेक्टर। तो 3 सेक्टर का मतलब यहाँ जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है हाउस होल्ड एंड फर्म्स के साथ तो 3 सेक्टर हो जाता है, और फिर 3 सेक्टर जो इकोनॉमी होती है उसमें अगर हम फॉरेन सेक्टर को भी इंक्लूड कर दें तो वो 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो हम लोगों ने यहाँ ना तो गवर्नमेंट को लिया हुआ है और ना ही किसको लिया है? बिल्कुल सही, फॉरेन सेक्टर को, क्योंकि जो कीन्सियन थ्योरी है यहाँ किस संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं? 2 सेक्टर मॉडल के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। और जो अगली मान्यता है वो ली गई है एप्लाई
टू शॉर्ट रन ओनली। जो ये सिद्धांत है वो केवल किससे संबंधित समय अवधि में लागू होगा, वो होगा केवल अल्पकाल में लागू होगा। ये दीर्घकाल के लिए नहीं है, क्योंकि कीन्स मानते थे कि दीर्घकाल में हम सभी मर जाते हैं। तो ये किससे संबंधित समय काल से है, ये है अल्पकाल से। अगला है जो वो है आपकी मान्यता कौन सी है, बिल्कुल सही, और वो है इट इज अज्यूम्ड दैट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑटोनोमस। यह हम लोगों ने माना हुआ है कि जो निवेश व्यय है वो किस तरह का है, ऑटोनोमस है। यहाँ ऑटोनोमस का मतलब आप समझते हैं कि यहाँ इनकम बढ़ने से ना तो निवेश बढ़ेगा और ना ही इनकम कम होने से निवेश कम होगा, तो वो इनकम से स्वतंत्र है। हाँ, एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ ऑटोनोमस का मतलब ये नहीं है कि इनकम के अलावा बाकी चीज़ों से जो इन्वेस्टमेंट है, जो ऑटोनोमस टाइप का इन्वेस्टमेंट है, वो चेंज ही नहीं होगा। यहाँ पर वो केवल इनकम से चेंज नहीं होगा। हम लोगों ने बात की थी पिछले लेक्चर में कि जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो चेंज हो सकता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो अर्थव्यवस्था में स्थिति है उसकी वजह से हो सकता है। तो अगली जो अजम्पशन है वो है वेज प्राइस रिजिडिटी। क्या है, बिल्कुल सही, वेज प्राइस रिजिडिटी। जो मजदूरी कीमत रिजिडिटी है वो भी हम लोगों ने मान के चला है, और वो इसलिए माना है क्योंकि कीन्स ने जब ये थ्योरी दी थी तो उस समय आपको पता है कि विश्व में महामंदी की स्थिति थी, मंदी छाई हुई थी। तो ऐसी स्थिति में हर इकोनॉमी में जिनमें मंदी की स्थिति थी उसमें एक्सेस कैपेसिटी थी। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब है बहुत से जो संसाधन हैं उत्पादन करने वाले वो फालतू पड़े हुए थे। तो जब फालतू पड़े हुए हैं तो ऐसी स्थिति में जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या करेंगे, उन फालतू जो भी साधन पड़े हुए हैं उनको जो भी इन्वेस्टर है या फार्म सेक्टर है वो लगा के प्रोडक्शन कर सकता है। तो इसकी वजह से ना तो मजदूरी बढ़ेगी और ना ही क्या बढ़ेगी, कीमत, क्योंकि यहाँ सप्लाई करने की क्षमता है वो इसलिए नहीं की जा रही है, इसलिए प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है इकोनॉमी में, क्योंकि डिमांड ही नहीं है। तो यहाँ पर मजदूरी और कीमत इकोनॉमी में नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो एक्सेस कैपेसिटी है, अतिरिक्त क्षमता है इकोनॉमी की, वो मौजूद है। वो पूरी इकोनॉमी की जो क्षमता है वो यूटिलाइज नहीं की गई है इकोनॉमी में। तो जब यूटिलाइज नहीं की गई है, कुछ पड़ी हुई है क्षमता, तो जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी में उन जो अतिरिक्त संसाधन रखे हुए हैं जिनका यूज नहीं किया जा रहा उनको लगा के क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सही, प्रोडक्शन कर सकते हैं। अतिरिक्त का मतलब जो लेबर है वो मौजूद है, तो उसको अगर डिमांड बढ़ती है तो लगा के हम और प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसकी वजह से मजदूरी भी नहीं बढ़ेगी और कीमत भी है नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो मान्यता ली गई है वेज प्राइस रिजिडिटी, उसका यही मतलब है। अब जो हमारा पहला अप्रोच है राष्ट्रीय आय और रोजगार के निर्धारण का, हम लोग उसको समझते हैं। आपको देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट जो एग्रीगेट क्या है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर है सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, या इसी को बोलते हैं AD इक्वल टू AS अप्रोच। तो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं आगे। पिछले लेक्चरों में हम लोग बहुत से कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और वो सभी के सभी यहाँ काम आने वाले हैं आपके लिए। तो उनको हम लोग एक बार जो प्रमुख कॉन्सेप्ट हैं उनको एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन, और यहाँ पर कौन सा इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, बिल्कुल सही आप देख सकते हैं, वो दिया हुआ है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ जो इनकम लेवल है इससे इफेक्ट नहीं हो रहा है, और वो क्या हो रहा है, एक सीधी लाइन है, किसके पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो हमें ज़रूरत है जो भी AD और AS अप्रोच है उसमें किसकी, बिल्कुल सही, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की। इसको समझे हम लोग। अब अगला आप पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही, ये है कंजम्पशन फंक्शन, जिसको हम उत्पादन नहीं, बिल्कुल सही, क्या है, उपभोग फलन। तो उपभोग फलन को हम लोग देख चुके हैं कि इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सही। आइए किसके आय के स्तर के साथ किस तरह का इसका संबंध होता है, ये होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। लेकिन जितनी तेज़ी से इनकम बढ़ती है उतनी तेज़ी से कंजम्पशन नहीं बढ़ता है। आप देख सकते हैं इधर इनकम बढ़ रही है और इधर कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, लेकिन उतनी तेज़ी से, जितनी तेज़ी से इनकम बढ़ रही है उतनी तेज़ी से कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है। अगला जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, बिल्कुल सही, AD फंक्शन, और वो किससे मिलके बनता है, ये भी हम लोगों ने बनाया है, C&I फंक्शन कंबाइंड। जब हम C और जो I फंक्शन है इन दोनों को ऐड कर देते हैं
तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ईडी फंक्शन प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल सही। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईडी फंक्शन हम लोगों ने यहाँ प्राप्त किया हुआ है। और वो कैसे, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इसमें ऐड कर दिया है किसको, जो ये कंजम्पशन है, तो कंजम्पशन फंक्शन को इन्वेस्टमेंट फंक्शन में ऐड किया, तो इन दोनों का जो योग आएगा, टोटल आएगा, वो किसके बराबर आएगा, एडी के बराबर आएगा। तो मैंने बताया भी इसके बीच जो गैप होता है, किसके बीच, बिल्कुल सही, और कंजम्पशन कर्व के बीच और एग्रीगेट डिमांड कर्व के बीच, तो वो किसके बराबर होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। तो ये भी हम समझ चुके हैं। अब जो अगला दिया हुआ है ये है एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। तो इसको भी हम लोग बना चुके हैं, और ये किसके बराबर होता है, हमने देखा है कि ये होता है C प्लस S के बराबर। जो इनकम होती है वो या तो खर्च की जा सकती है या बचाई जा सकती है, या कुछ हिस्सा खर्च किया जा सकता है या कुछ बचाया जा सकता है। तो ये किसके बराबर होता है, इनकम, बिल्कुल सही, C प्लस S के बराबर होता है। और हमें ये भी पता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विस बनाई जा रही हैं जिनका उसका बाजार मूल्य है, वो कितने के बराबर होगा, वो होगा वाई के बराबर। यानी जो सप्लाई करते हैं उत्पादक किसी इकोनॉमी में, उसका प्लान बना रहे हैं, तो उन सप्लाई करने वाली वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य वो होगा इनकम के बराबर। वो क्यों होगा, क्योंकि जिन साधनों से संबंधित गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूसर जो हैं उन्होंने बनवाया होगा, यानी फार्म सेक्टर ने बनवाया होगा, तो बदले में उन साधनों को फैक्टर पेमेंट के रूप में इनकम दी गई होगी। और यही इनकम कहलाती है, कौन सी, बिल्कुल सही है, फैक्टर इनकम। फैक्टर पेमेंट ही क्या है, फैक्टर इनकम होती है। फैक्टर पेमेंट फार्म सेक्टर की तरफ से कहा जाता है, और अगर हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ से कहें तो वही कहलाता है फैक्टर इनकम। और हम लोग इसके बारे में जो आप लोगों ने फ्लो पढ़े हुए हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसमें भी समझा है। तो इस प्रकार जो इनकम है वो किसके बराबर होती है, बिल्कुल सही, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। अब जितनी भी आपने टेबल समझी हुई हैं और जो भी कर्व समझे हुए हैं, वो सब के सब यहाँ काम आने वाले हैं। बिल्कुल आप जो स्क्रीन पर टेबल दिख रही है उसमें से आप देख सकते हैं कि अधिकांश को आपने समझा हुआ है। यहाँ किसको, इस वाले कॉलम को छोड़ दें जो लास्ट में दिया हुआ है, और जो पहला कॉलम दिया हुआ है, इन दो को अगर छोड़ दें तो बाकी आपने बिल्कुल सही पढ़े हुए हैं। हम देख सकते हैं कि पहले कॉलम में यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को रखा है, और वो किस में है, वो लाख में है। यहाँ लाख दिया है, इसका मतलब 10 से अगर लिखा हुआ है तो ये इसका मतलब है 10 लाख। और दूसरे कॉलम में है इनकम, तीसरे कॉलम में कंजम्पशन को दर्शाया है, चौथी में सेविंग को, और अगले में जो इन्वेस्टमेंट को। और यहाँ आपको पता है कि ये इन्वेस्टमेंट किस तरह का है, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। और अगले जो कॉलम में दिया है एग्रीगेट डिमांड, और आपको पता है एग्रीगेट डिमांड किससे मिलके बनती है, बिल्कुल सही, C प्लस I से मिलके बनती है। और इसी को क्या भी कहा जाता है, AE, यानी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, क्योंकि किसी का खर्च किसी की इनकम भी होती है। या इसी को क्या कहते हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जितने भी यहाँ वेरिएबल लिए गए हैं वो क्या हैं, एक्स एंटी वेरिएबल है, यानी नियोजित हैं। यहाँ फार्म सेक्टर द्वारा जो उत्पादक होते हैं वो एक निश्चित समय अवधि में किसी भी अर्थव्यवस्था में गुड्स एंड सर्विस को बेचने का प्लान बना रहे होते हैं, यानी एक मूल्य की जो गुड्स एंड सर्विस हैं उनको बेचने का प्लान बना रहे होते हैं। और वही अगर बात हम लोग करें जो भी एडी की, तो वो खरीदने का प्लान है। और वो किसके द्वारा खरीदने के लिए, कंजम्पशन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पर और अगला जो कॉलम है वो है एग्रीगेट सप्लाई, इसको शॉर्ट में AS बोलते हैं, और ये मिलके बनता है C प्लस S से, क्योंकि AS किसके बराबर होता है, बिल्कुल सही कहा, Y के बराबर, और Y किसके बराबर होता है, C प्लस S के। तो दोनों क्या हो जाएंगे, AS इक्वल टू हो जाएगा C प्लस S। और यहाँ दिया हुआ है रिमार्क्स, यानी इसमें जो भी ये पंक्तियों में दिए हुए हैं अलग अलग पंक्ति ये, तो उसके बारे में सूचना दी हुई है कि ये क्या दर्शा रहा है, तो उसको हम लोग आगे समझते हैं। मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, और वो यह है कि यहाँ AS के संदर्भ में है वह चीज़
कि जो कीन्स हैं वो मानते थे एएस को निष्क्रिय, क्या मानते, निर्धारक तत्व। और वो इसलिए मानते थे क्योंकि जो एएस है वो परफेक्टली क्या है, इलास्टिक है, पूर्ण लोचदार है। यानी इकोनॉमी में जितनी ज़्यादा मांग होगी उसके हिसाब से एएस उसके हिसाब से एडजस्ट होगी, और अगर कम होगी तो भी क्या हो जाएगी, एएस भी कम होगी। क्योंकि जो इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है उसकी वजह से एएस को लोचदार माना गया है, यानी आराम से परिवर्तन किया जा सकता है किसमें, एएस में। और तो इस प्रकार से जो मुख्य निर्धारक है वो क्या होता है, बिल्कुल सही, वो होता है एडी, एग्रीगेट डिमांड। इस प्रकार से जो संतुलन उत्पादन या संतुलन जीडीपी या इसी को कहते हैं संतुलन इनकम का मुख्य निर्धारक है, वो है एग्रीगेट डिमांड। एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ, और वो यह है कि जो एग्रीगेट डिमांड है, जब एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाती है तो ऐसी स्थिति में संतुलन का निर्धारण, जो आय के संतुलन का क्या होता है, बिल्कुल सही, निर्धारण होता है। तो इसी को कहते हैं इफेक्टिव डिमांड। इसको क्या कहा जाता है, प्रभावी मांग। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, और वो है उत्पादकों से संबंधित, यानी प्रोड्यूसर से संबंधित, और वो है इन्वेंट्री, माल सूची जिसे बोलते हैं हिंदी में। मैं ये आपको पिछले जो भी लेक्चर हुए हैं उसमें समझा चुका हूँ, एक बार और समझा दे रहा हूँ। इन्वेंट्री का मतलब होता है कि जो भी स्टॉक होता है उत्पादक के पास, फर्म्स के पास, किसका, बिल्कुल सही, बनी बनाई वस्तुएं, अर्धनिर्मित वस्तुएं और या कच्चे माल की, तो इसको इन्वेंट्री बोलते हैं। तो ये दो तरह की होती हैं। एक तो होती है ऐच्छिक, यानी डिजायर्ड, जितनी इच्छा रख रहा है उत्पादक, अगर उतना ही उसके पास संबंधित माल रखा हुआ है, तो इस प्रकार की जो माल सूची है वो किस प्रकार की है, बिल्कुल सही, ऐच्छिक माल सूची है। और अगर जितनी वो इच्छा रख रहा है उससे बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, जो भी उसके पास माल है वो, या कम भी हो सकता है। तो इस प्रकार की जब इन्वेंट्री होगी तो इस प्रकार के स्टॉक को क्या बोलेंगे, अनडिजायर्ड इन्वेंट्री। ये जो बात है या ये इन्वेंट्री वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपको इस संबंधित चैप्टर को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, इसलिए मैंने इसको आपको फिर से रिवाइज करा दिया है। अब हम लोग जो ADAS अप्रोच है उसको समझते हैं। सबसे पहले टेबल के माध्यम से समझते हैं, और उसके बाद जो कर्व है, डायग्राम है, उसके माध्यम से समझेंगे। यानी पहले टेबुलर प्रेजेंटेशन को समझते हैं और बाद में जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उसको समझेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो पहली पंक्ति दी हुई है आपकी टेबल में, उसमें जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो 0 दिया हुआ है। और ऐसी स्थिति में जब कोई काम ही नहीं कर रहा है तो उस इकोनॉमी में कुछ बनाया नहीं जा रहा है, क्योंकि इनकम ही नहीं प्राप्त हो रही है। तो जब प्रोडक्शन, जब 0 एम्प्लॉयमेंट है तो प्रोडक्शन भी कितना है, प्रोडक्शन ही है, यहाँ क्या है, इनकम है, मैं आपको बता चुका हूँ, तो वो भी 0 है। लेकिन प्रोडक्शन भला ही 0 हो, फिर भी जो कंजम्पशन है, और वो किस प्रकार का, पहले स्टेज में एक कंजम्पशन है ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये यहाँ पर केवल पहले स्टेज में, बाकी इसमें ऐड होता जाएगा ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो इंड्यूस कंजम्पशन है उसमें, तो उनके टोटल के बराबर हो गए अगले स्टेप। तो वो कुछ ना कुछ रहेगा ऑटोनोमस कंजम्पशन, क्यों, क्योंकि जीने के लिए ज़रूरी है। तो वो कैसे पूरा किया जाएगा, मैंने कई बार आपको बता दिया है कि वो पूरा किया जाता है जो पहले की सेविंग रखी हुई होती है, उससे का मतलब है डिस सेविंग के माध्यम से इसको पूरा किया जाता है, बिल्कुल सही। तो उतना ही माइनस में सेविंग हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी, या फिर उधार लेके किया गया है जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, तो उतना ही क्या हो जाएगी, सेविंग कम होगी, या उधार लेंगे तो कर्ज हो जाएगा, तो वो कहलाएगी माइनस में सेविंग। तो यहाँ पर जितना प्लस में वैल्यू है ऑटोनोमस कंजम्पशन की, उतनी ही माइनस में इसकी वैल्यू है, सेविंग की वैल्यू है। लेकिन इकोनॉमी में हम लोगों ने जो अभी अजम्पशन लिए है उसमें किस तरह का इन्वेस्टमेंट माना है, वो माना हुआ है ऑटोनोमस। तो ये इनकम से स्वतंत्र है, इनकम कुछ भी हो या ना हो ये उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर 30 के बराबर माना है। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे आप, और ये जो हम लोगों ने अमाउंट लिया हुआ है वो हम लोगों ने करोड़ रुपए में लिया हुआ है। तो यहाँ 30 करोड़
के बराबर इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में किसी भी जो भी आय का स्तर उसमें बना रहेगा, चाहे 0 हो तो भी उतना ही होगा या 600 हो तो भी उतना ही होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो एडी बनती है, एग्रीगेट डिमांड है, वो कितनी है। इस संबंधित पहले जो पंक्ति आप पढ़ रहे हैं वो है 90 के बराबर, यानी उस संबंधित अर्थव्यवस्था में जो कंज्यूमर हैं या जो निवेशक हैं, यानी कंज्यूमर गुड्स की और कैपिटल गुड्स की डिमांड की जा रही है, इनके द्वारा डिमांड की क्या की जा रही है, बिल्कुल सही, मांग की योजना बनाई जा रही है। कितने करोड़ रुपए के बराबर, 90 करोड़ रुपए के बराबर। लेकिन अगर हम बात करें एग्रीगेट सप्लाई की, तो ऐसी स्थिति में आप देखते हैं एग्रीगेट सप्लाई कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। और वो क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि एग्रीगेट सप्लाई मिलके बनती है किससे, C प्लस S से। तो C यहाँ 60 है प्लस में, और वही अगर S की बात करें माइनस में 60 है, तो दोनों का जो अंतर प्राप्त होगा, यानी दोनों को जोड़ेंगे किसके लिए, इनकम प्राप्त करने के लिए, तो क्या होगा C प्लस S। तो ये माइनस प्लस माइनस होगा और यहाँ पर कितनी की वैल्यू आ जाएगी, जो 0 के बराबर वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर याद रखें माइनस की वैल्यू, इसको जब जोड़ेंगे प्लस की वैल्यू में तो कितना आएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम लोग रिमार्क में देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिला। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमें देखने को मिला कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो इकोनॉमी में ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई की, यानी किसी निश्चित समय अवधि में जो एक अर्थव्यवस्था में जो मांगने वाले हैं, जो खर्च करने वाले हैं वस्तुओं और सेवाओं पर, वो ज़्यादा खर्च करने की योजना बना रहे हैं, जबकि जो बेचने वाले हैं गुड्स एंड सर्विस को इकोनॉमी, उसका प्लान बना रहे हैं बेचने का, वो कम है, यानी वो तो 0 के बराबर प्लान बना रहे हैं। तो इस प्रकार से ऐसी स्थिति में जो ADAS से ज़्यादा हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो उत्पादक हैं यानी फार्म सेक्टर है, उन्हें हानि का सामना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो मांग है वो उस मांग को वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें हानि उठानी पड़ेगी। मांग कितने के बराबर है, 90 के बराबर है। अगर वो मान लीजिए पूरी कर पाते गुड्स एंड सर्विस को बना के, तो ऐसी स्थिति में उन्हें लाभ होता, और वो लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, तो एक तरह से वो अवसर से वंचित हो रहे हैं, यानी वो हानि को उठा रहे हैं। अब हम लोग दूसरी पंक्ति में देखते हैं इसी स्थिति को, कि इसमें देखिए अब अगली पंक्ति में क्या हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल 10 लाख के बराबर हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने अभी बात की है, अजम्पशन ही मानी है कि जो इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है, क्योंकि हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो आउटपुट का निर्धारण होगा वो किसके माध्यम से होगा, वो होगा एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इनकम कम होगी, यानी यहाँ पर इनकम और जो एम्प्लॉयमेंट है दोनों में संबंध है, और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और इनकम में आनुपातिक संबंध है। इसका मतलब है जितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा उतना ही इनकम बढ़ेगी, और जितना एम्प्लॉयमेंट कम होगा उतना ही इनकम कम होगी। तो यहाँ पर आप देखते हैं 10 लाख के बराबर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो इनकम है वो कितने के बराबर हो जा रही है, 100 करोड़ के बराबर हो जाती है। और वो क्यों, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट में वर्कर लगे होंगे वो कुछ कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, कार्य कर रहे होंगे, तो उसकी वजह से गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होंगी इकोनॉमी, तो उन्हीं के मूल्य को क्या कहते हैं, इनकम। क्योंकि जो प्रोडक्शन किया होगा साधनों ने, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन्होंने, तो उनको बदले में इनकम मिली होगी ना, बिल्कुल सही मिली होगी। तो वही इनकम कितने के बराबर प्रोड्यूस कर लेते हैं ये लोग, 100 करोड़ के बराबर। अब हम लोग बात करते हैं इस संबंधित इनकम के लेवल पर कंजम्पशन की। तो हमें पता है कि जो कंजम्पशन है और इनकम है इनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, और इनकम कम होगी तो कंजम्पशन कम होगा। तो यहाँ इनकम बढ़ गई है तो कंजम्पशन भी बढ़ गया, और 60 से कितना होगा, 130 के बराबर होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे कि जितनी तेज़ी से इनकम बढ़ेगी उतनी तेज़ी से कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ 60 से 130 गया, कितने के बराबर बढ़ा, बिल्कुल सही, ये बढ़ा 70 के बराबर। अब बात करते हैं, अब सेविंग भी होने लगेगी, क्योंकि सेविंग का भी किसके साथ रिलेशनशिप है, इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है।
यानी इनकम बढ़ी तो कुछ हिस्सा सेव भी करेंगे। तो यहाँ पर जो सेव किया है कितने के बराबर किया हुआ है, 30 के बराबर किया हुआ है। पहले 60 का कर्ज देना था, 60 करोड़ के बराबर, अब कितने का कर्ज देना है, 30 करोड़ के बराबर देना। तो इसका मतलब 30 करोड़ चुका दिया ना, तो इस प्रकार से सेविंग में भी चेंज हो जाता है। और यहाँ अगले जो इन्वेस्टमेंट है वो उतना ही रहता है। तो इस प्रकार से डिमांड, जो डिमांड हो जाएगी वो कितने के बराबर हो जाएगी, 160, क्योंकि वो किसका ऐड होता है, वो होता है C+I का। तो ऐसी स्थिति में वो 160 करोड़ के बराबर हो जाती है। लेकिन अगर बात करें ES की तो वो कितने के बराबर है, वो है 100 करोड़ के बराबर। और वो क्यों है, क्योंकि ये होता है C+S का जोड़, और यहाँ पर 130 के बराबर C है। और अगर S की बात करें तो -30, तो 130 में से -30 हो जाएगा, तो ये बचेगा कितने के बराबर, 100 के बराबर। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं रिमार्क वाले कॉलम में, तो इस लेवल पे अभी भी AD ज़्यादा है AS से। इसका मतलब है कि जो एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी में, यानी मांगने का प्लान बनाने वाले, यानी खर्च करने का प्लान बनाने वाले ज़्यादा हैं इकोनॉमी में, ज़्यादा रुपए का प्लान बना रहे हैं खर्च करने का। और अगर बेचने वालों की बात की जाए तो वो उसकी तुलना में कम बेचने का प्लान बना रहे हैं गुड्स एंड सर्विस को। तो यहाँ देखते हैं आप, ऐसी स्थिति में भी अब लॉस का सामना करना पड़ेगा किसको, प्रोड्यूसर को। क्यों, क्योंकि अतिरिक्त मांग की जो वो पूर्ति कर सकते थे वो उन्होंने नहीं की। इसका मतलब उन्होंने अवसर खो दिया और उन्हें कुछ हानि का सामना करना पड़ा। और वो कितने की हानि है, यहाँ 60 करोड़ के बराबर की हानि है। क्यों, क्योंकि 100 की तो उन्होंने पूरी करी, लेकिन जो 60 और अतिरिक्त है वो नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति में भी संतुलन अभी नहीं होगा इकोनॉमी में। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी AD किसके बराबर नहीं हुई है, AS के बराबर नहीं हुई है। अगले स्तर में इसी प्रकार से देखते हैं। अब और मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दुगनी इनकम हो गई, दुगना एम्प्लॉयमेंट का स्तर हो गया, 10 लाख से 20 लाख आप काम करने लगे। तो ऐसी स्थिति में इनकम भी 100 करोड़ से 200 करोड़ के बराबर हो गई। और ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ गया, और 130 से वो हो गया है 200 के बराबर। यानी यहाँ 70 का हमें वृद्धि देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन से है, आपको पता है, इसी प्रकार से इनकम भी बढ़ जाती है, वो -30 से 0 पहुँच जाती है, तो 30 के बराबर उसमें इंक्रीज मिलता है। इन्वेस्टमेंट वही रहता है क्योंकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। और एग्रीगेट डिमांड, अब यहाँ पर इन दोनों का जोड़ होता है C+S, तो ये 230 के बराबर हो जाती है। और अगर हम लोग बात करें ये S की, तो ये C+S का जोड़ होता है, तो ये हो जाती है 200 के बराबर। और अभी भी हम देख सकते हैं रिमार्क में कि जो AD है वो AS से ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में अभी भी जो उत्पादक हैं वो क्या कर रहे हैं, हानि का सामना कर रहे हैं। और वो जो अतिरिक्त मांग है उसकी पूर्ति अगर करते तो उन्हें कुछ प्राप्त होती इनकम, वो उन्हें नहीं प्राप्त हो रही है। यानी जो डिजायर्ड उनकी इन्वेंट्री है, डिजायर्ड स्टॉक है, वो अभी भी कम है, कम पड़ता जा रहा है, क्योंकि मांग क्या है, ज़्यादा है। तो जितना उनके पास स्टॉक है वो पहले से ही बिकता जा रहा है, क्योंकि उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए याद रखेंगे, इसके लिए ये हर लेवल पे क्या कर रहे हैं, उस अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिए वो और अतिरिक्त लोगों को काम पे लगा रहे हैं, ताकि वो जो मांग अतिरिक्त है उसकी पूर्ति किया जा सके। तो अब यहाँ पर जो फेस किया उन्होंने किसको, हानि को। तो इस हानि को पूरा करने के लिए वो अपनी इन्वेंट्री है, क्योंकि कम हो गई है डिजायर्ड लेवल से, तो उस इन्वेंट्री को भरेंगे, ज़्यादा करेंगे। तो उसके लिए उन्हें ज़्यादा इन्वेंट्री मतलब वस्तुएं या सेवाएं, वस्तु सेवाएं, तो उनको उन्हें बनाना है। तो बनाने के लिए क्या चाहिए भाई, साधन चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा ना। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए वो और लोगों को लगाते हैं। और अब अगले लेवल में वो 20 लाख से कितने लोगों को लगा रहे हैं, 30 लाख लोगों को काम पे लगा रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर जो डिजायर्ड इन्वेंट्री है वो जितनी उन्हें चाहिए थी प्रोड्यूसर को उससे कम है। यानी डिजायर्ड जितनी की इच्छा थी उसके बराबर नहीं इन्वेंट्री, उससे कम है। तो उस कम को, उससे कुएं को पाटना है उन्हें, तो उसके लिए भरने वाले चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और वो क्या, कौन है, वो हैं लेबर। तो लेबर को लगाया काम पे, एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा, और इसकी वजह से लेवल बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो यहाँ 30 लाख को लगाया मान लीजिए, तो कितने के बराबर प्रोडक्शन हो गया,
ये इनकम हो गई क्योंकि प्रोडक्शन ही इनकम है, 300 करोड़ रुपए के बराबर। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि कंजम्पशन का स्तर भी बढ़ गया क्योंकि इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप, लेकिन उतना नहीं जितना इनकम बढ़ी क्योंकि उसका कुछ हिस्सा बचा लिया जाता है। यहाँ सेविंग भी बढ़ गई और वो कितने के बराबर बढ़ गई, 30 करोड़ के बराबर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों का ऐड किसके बराबर होता है, बिल्कुल सही, इनकम के बराबर, क्योंकि इनकम को या तो खर्च कर सकते हैं या बचा सकते हैं, या कुछ हिस्सा खर्च कर सकते हैं, कुछ बचा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ हिस्सा खर्च किया जा रहा है और कुछ बचा जा, दोनों के बराबर है। इन्वेस्टमेंट वही रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट जब वही है तो ऐसी स्थिति में अब हम लोग देखते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो कितने के बराबर है। तो यहाँ पर C प्लस I की मिलकर बनता है क्या, AD, तो वो 300 करोड़ रुपए के बराबर है। और अगर बात करें AS की तो ये बनता है C प्लस S से, तो ये भी कितने के बराबर है, ये भी 300 करोड़ के बराबर है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर जितना खर्च करने वाले प्लान कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस पर, और वो गुड्स एंड सर्विस हो सकती है कंज्यूमर गुड्स और जो भी कैपिटल गुड्स हैं, वो उतने ही जो बेचने वाले हैं प्रोड्यूसर, वो भी उतने ही मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं को बेचने का प्लान बना रहे हैं जितने की खरीदने वाले वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने का प्लान बना रहे हैं। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, दोनों बराबर हैं, संतुलन यहाँ पर हो जाएगा। और AD यही क्या होगा, ES के बराबर होगा। यहाँ पर जो डिजायर्ड इन्वेंट्री है उतनी ही होगी जितनी उत्पादक को चाहिए, यह ना तो कम होगी और ना ही ज़्यादा होगी, और वो संतुलन में होगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर हम लोग मान लें कि ये स्थिति नहीं है, इससे ज़्यादा है अभी ES, तो अगले स्तर में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादा लोग काम पे लगे हुए हैं, ज़्यादा काम पे लगे हुए हैं, तो काम पे लगे हुए हैं तो उत्पादन ज़्यादा होंगे तो इनकम भी ज़्यादा प्राप्त होगी फैक्टर इनकम के रूप में। तो ऐसी स्थिति में फैक्टर पेमेंट के रूप में इनकम भी ज़्यादा होगी। तो ऐसी स्थिति में 40 लाख व्यक्तियों जो लगे हुए हैं रोजगार में व्यक्ति, तो उस पर 400 करोड़ के बराबर इनकम होगी। और ये क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा इस लेवल में, बिल्कुल इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी, और जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो वही रहेगा। इस प्रकार से जो AD है वो इन दोनों को मिला के बनती है, तो ये 370 के बराबर होगी। लेकिन जो AS है, सप्लाई है, वो ज़्यादा हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वो C और S से मिलकर बनती है, तो ये 400 के बराबर हो जाती है। तो इस प्रकार रिमार्क में हम देखते हैं कि AD किससे ज़्यादा हो गई है, यहाँ पर AD याद रखेंगे, AD ज़्यादा नहीं हुई है, फिर से ध्यान दीजिए, AD कम हो गई है AS से। तो ऐसी स्थिति में जो इन्वेंट्री है किसकी, प्रोड्यूसर की, उसका जो जितनी उसकी इच्छा थी स्टॉक रखने की उससे ज़्यादा हो जाएगी, यानी उसकी गोदामों में माल बन के भरना शुरू हो जाएगा, और ज़्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, उसको कम करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल सही। और कम कैसे किया जा सकता है माल को, बनाने वालों को तो हटाना पड़ेगा तब, तो यहाँ से वो रोजगार वालों को हटाएगा, इस तरफ भागेंगे। तो इस प्रकार इसमें भी संतुलन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो इन्वेंट्री है वो किससे ज़्यादा है, बिल्कुल सही, जितनी चाहिए डिजायर्ड लेवल से। और अगले लेवल पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ 50 है और यहाँ पर कितने के बराबर है, 500, यानी 50 लाख के बराबर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर इनकम के लिए 500 और जो कंजम्पशन है 410, सेविंग 90 करोड़, और ये सब करोड़ में याद रखेंगे। 30 करोड़ के बराबर इन्वेस्टमेंट, और जो AD है वो 410 के बराबर, और यहाँ पर ES है वो 500 करोड़ के बराबर हो जाती। तो इस संबंधित स्थिति में भी वही स्थिति है जो इससे पहले वाली में थी। इसमें यानी अभी भी जो मांगने मतलब खर्च करने वाले हैं, जो प्लान बना रहे हैं वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करने की, वो उसकी तुलना में कम है जितने बेचने वाले प्लान बना रहे हैं वस्तुओं और सेवाओं को बेचने का। तो ऐसी स्थिति में फिर से क्या करेंगे, जो भी प्रोड्यूसर, उनकी जो डिजायर इन्वेंट्री है वो जितनी वो चाहते हैं उससे ज़्यादा हो जाएगी, यानी स्टॉक जो है वो बढ़ने लगेगा। तो कम करने के लिए वो एम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे। और इस प्रकार से अगले स्तर में भी इसी तरह से होगा, जिस प्रकार से जो हम लोगों ने इन 2 स्तरों में देखा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो यहाँ का स्तर है, इस साइड से जब तक AD AS से ज़्यादा हैं तो बढ़ेगा क्या, बिल्कुल सही, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा और इनकम बढ़ेगी।
और उस संबंधित एक एडी और एएस तक पहुंचेगी, यानी इक्विलिब्रियम लेवल तक पहुंचेगी। अगर यहाँ इस तरह की सिचुएशन है, यानी एडी एएस से कम है, तो ऐसी स्थिति में जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल वो कम होगा और जो इनकम लेवल है वो भी कम होगा, क्योंकि प्रोडक्शन कम होगा। और ऐसी स्थिति में वो किसकी तरफ जाएगी, एडी एएस की बराबर जाएगी। और ये जो एडी एएस बराबर है इस संबंधित टेबल में, यही कहलाती है इफेक्टिव डिमांड। याद रखेंगे कौन सी, प्रभावी मांग कहलाएगी। अब एक चीज़ विशेष ध्यान देने वाली है और वो यह है कि जरूरी नहीं कि एडीएस के बराबर पूर्ण रोजगार की स्थिति में हो, यानी जितने संसाधन हैं वो सब लग जाए तभी हो, उससे पहले भी हो सकता है प्रभावी मांग। और आप देख सकते हैं, और वो प्रभावी मांग कितने एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हुआ है, 30 लाख के एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हुआ है। जबकि हम मान लेते हैं कि इकोनॉमी में और भी जो एक्सेस कैपेसिटी है वो मौजूद है, यानी अभी 60 लाख तक रोजगार लेवल पहुंच सकता है, यानी 30 लाख और बढ़ाया जा सकता है लेवल। तो ये जो सब हैं इस संबंधित इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होंगे, बेरोजगार होंगे। और उसको हम लोगों को आगे समझना है। तो मुझे उम्मीद है कि टेबल के माध्यम से आपको एडी और एएस वाला जो अप्रोच है किसका, बिल्कुल सही, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का, वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डायग्राम के माध्यम से भी समझ लेते हैं, यानी ग्राफिकल जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है वो। तो जो अभी हम लोगों ने टेबल समझी है उसी के से हम लोगों ने वैल्यूज ली हुई हैं, जो भी यहाँ डायग्राम बनाया है यानी उसी की मदद से बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने लिया हुआ है इनकम, या इसी को बोला जाता है आउटपुट, या इसी को बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी क्या करेगा, डिसाइड करेगा इनकम या आउटपुट को, क्योंकि आउटपुट ही इनकम में बदलता है। और इधर देख सकते हैं ये दिया हुआ है एडी एंड एएस। तो ये जो लाइन है ये क्या है, इनकम लाइन है, रेफरेंस रेखा इसे बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसके हर पॉइंट पर जो भी ये लाइन है हम लोग समझ चुके हैं C प्लस एस के बराबर होती है। यानी ये हर पॉइंट किसके बराबर होता है, इसका C प्लस एस, यानी C का मतलब है कंजम्पशन प्लस सेविंग, यानी इसका मतलब सेविंग्स के बराबर होती है। अब जो इधर दिया हुआ है इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का लेवल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 300 के बराबर में क्या है, ये इक्विलिब्रियम प्राप्त हो रहा है। क्यों, क्योंकि एडी बराबर होती है एएस। हमने जो यहाँ एडी कर्व बनाया हुआ है वो किसके योग से बनाया है, C प्लस आई के योग से। हमें पता है कि जो आई है वो इससे पैरेलल होता है किसके, ये होता है एक्स एक्सिस के। यहाँ आप सीधी लाइन बनाएंगे और यहाँ इसको ऐड कर देते हैं और कुछ ऑटोनोमस कंजम्पशन से दोनों को मिला के स्टार्ट होता है, पता है ना, ये बिल्कुल सही है, पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये ओरिजिन पॉइंट से नहीं होता है एडी कर्व। तो एडी और जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वही इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होता है, और यही कहलाती है इफेक्टिव डिमांड। और यहाँ पर इनकम का या आउटपुट का या साथ ही साथ रोजगार का भी निर्धारण होता है। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि इस लेवल, यानी ये जो बन रहा है इस तरह का ट्रायंगल, और इधर वाला हिस्सा बन रहा है, तो इधर किसको शो कर रहा है, बिल्कुल सही, इधर कर रहा है एडी किससे कम है, एएस से कम है, और इधर कर रहा है एडी किससे ज़्यादा है, ये एएस से ज़्यादा है। तो ये कमी को कर रहा है अभी किसकी, जो भी गुड्स एंड सर्विस हैं उनको, और ये गुड्स एंड सर्विस की अधिकता को शो कर रहा है। यानी यहाँ पर जो भी यहाँ पर डिजायर्ड जितनी इन्वेंट्री चाहिए वो उतनी ही है, लेकिन यहाँ जितना वो चाह रहे हैं उत्पादक उससे कम है, इसलिए इधर लॉस का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, बढ़ाएंगे और एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाएंगे। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे तभी तो ऑर्डर बढ़ेगा, तो इधर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से ये वाला जो लेवल है सप्लाई ऊपर बढ़ेगी और यहाँ तक पहुँचेगी। अगर मान लीजिए सप्लाई ज़्यादा है तो इस स्थिति में जो डिजायर्ड इन्वेंट्री है उसकी तुलना में ज़्यादा स्टॉक रखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इन्वेंट्री को एडजस्ट करेंगे उत्पादक जो भी फार्म सेक्टर है। तो ऐसी स्थिति में वो किसको कम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे। एम्प्लॉयमेंट ही कम करने से क्या होगा, इनकम भी कम होगी और इधर से इधर आ जाएगा, और इस पर संबंधित जितना एडी होगा उतना ही क्या हो जाएगा, ये। सो इस प्रकार से जो आय है और रोजगार है उसके स्तर का निर्धारण हो जाएगा किसी भी इकोनॉमी में। मैं ये भी बता चुका हूँ कि
ज़रूरी नहीं है कि पूर्ण रोजगार के स्तर पर ही ये जो प्रभावी मांग का बिंदु है ये प्राप्त हो, उससे उसके पूर्ण रोजगार के स्तर भी प्राप्त हो सकता है या उससे पहले भी प्राप्त